माय डियर स्टूडेंट, अगर आप भी सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपको यह जानकर बहुत खुशी होगी कि हमारी रेडियन टीम ने आपके लिए क्रैश कोर्स बनाया है। उस क्रैश कोर्स का नाम है रेडियन वॉरियर्स क्रैश कोर्स। मैं आपको उसमें इंग्लिश पढ़ाऊंगा और ये वीडियो आपके लिए बिल्कुल फ्री रखी गई है। आप वीडियो को बड़े ध्यान से देखोगे और अगर आपको लगता है कि आप इस वीडियो के बाद मुझसे ये कोर्स करना चाहते हैं तो आप अभी इस वीडियो के जस्ट बाद प्ले स्टोर पे जाएंगे और वहां से जाके रेडियन गुरुकुल एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे और अपने आप को एनरोल कराएंगे। Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Warriors बैच। मैं कपिल गिरधर आपका इस बैच में स्वागत करता हूं और मैं आपको पढ़ाऊंगा इंग्लिश लैंग्वेज। As you know, this is the first class of your course और फर्स्ट क्लास में हमेशा क्या होता है? इंट्रोडक्शन। पर ना आपका इंट्रोडक्शन होगा ना मेरा इंट्रोडक्शन होगा। हम आज की क्लास में इंट्रोडक्शन करेंगे इंग्लिश लैंग्वेज का। जैसा कि हर स्टूडेंट जानना चाहता है कि जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं उसमें बेसिक्स क्या होते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं, तो आज की क्लास में हम जानेंगे कि इंग्लिश में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकते हैं। सैनिक स्कूल एग्जाम में आपके सिलेबस का पार्ट जो भी होगा वो मैं आपको आज बताऊंगा। तो आज पढ़ते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज। ओके, तो बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करेंगे। और एज यू नो कि हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग इंग्लिश। एंड दिस इज नॉट एनी सब्जेक्ट। इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं होता। इंग्लिश को हम क्या मानते हैं? दिस इज अ लैंग्वेज। आपको पता होगा कि जैसे ही कोई लैंग्वेज की बात आती है तो वहां थोड़ा बेसिक पढ़ने की नीड होगी हमें। तो हम जानना चाहेंगे कि इंग्लिश लैंग्वेज में हमारे सैनिक स्कूल के पेपर में क्या क्या आ सकता है। तो आज आपको मैं पैटर्न समझाता हूं कि आपके सामने कौन कौन से क्वेश्चंस आएंगे। तो इंग्लिश लैंग्वेज को हम क्या करते हैं? 3 पार्ट्स में स्प्लिट करते हैं। तो आप देखेंगे कि सबसे पहला पार्ट, सबसे फर्स्ट पार्ट जो आपके एग्जाम में आएगा, वो क्वेश्चन जितने भी रहने वाले हैं वो सब के सब किससे रिलेटेड रहने वाले हैं? ग्रामर से रिलेटेड। यानी कि आपका एक क्वेश्चन जो ऐसा हो सकता है जो ग्रामर के पार्ट से रिलेटेड होगा। और सेकंड टाइप जो हम बोल सकते हैं, तो सेकंड टाइप में आपके सामने आता है वोकैब। तो हमारे एग्जाम में हो सकता है क्या देखने को मिले? वोकैबुलरी, यानी लैंग्वेज में ग्रामर भी आ सकती है और आपके सामने वोकैबुलरी के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। एंड थर्ड वी हैव आरसी। आरसी का मतलब क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। क्या होता है? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो आपके सामने जो पेपर आएगा उसमें हो सकता है आपको क्या देखने को मिले? रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन। तो हमारे पास 3 लेवल का पेपर सेट होके आएगा। यानी इंग्लिश लैंग्वेज में 3 लेवल आपको दिखाई देंगे। हमें अब इन तीनों लेवल को स्ट्रॉन्ग करना है। ग्रामर को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे, वोकैब को भी स्ट्रॉन्ग करेंगे और साथ साथ हमें रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन को भी स्ट्रॉन्ग करना है। तो देखते हैं कि इन सब में क्या क्या और आपको देखने को मिलेगा। तो अगर मैं ग्रामर की बात करता हूं तो ग्रामर में आपको सबसे ज्यादा जो देखने को मिलेगा वो होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। आपको क्या देखने को मिलेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी सबसे पहला लेवल जो आपके सामने आएगा वो आएगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। यानी सारे के सारे ग्रामर के क्वेश्चन जितने भी आप देखेंगे वो किससे रिलेटेड होने वाले हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच से रिलेटेड होने वाले हैं। वोकैबुलरी में क्या होता है? वोकैबुलरी में आपको दिखाई देगा कि आपको क्वेश्चन दिखाई देते हैं सिनोनिम के। आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे सिनोनिम्स के, एंटोनिम्स के, और हो सकता है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, स्पेलिंग टेस्ट। आपके सामने स्पेलिंग टेस्ट यानी स्पेलिंग के क्वेश्चन आ सकते हैं। स्पेलिंग टेस्ट। तो ये बेसिकली वोकैब के हमारे सामने जो पार्ट दिखाई दे रहे हैं वो कितने दिखाई दे रहे हैं? हमें 4 पार्ट हमारे वोकैब के दिखाई देते हैं। सिनोनिम आएगा, एंटोनिम आएगा, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आएंगे और स्पेलिंग टेस्ट आएगा। ये 4 लेवल हमारे वोकैब के पार्ट होते हैं। सिनोनिम आप सब जानते होंगे क्या होता है? सिनोनिम का मतलब होता है एग्जैक्ट, यानी सेम और सिमिलर मीनिंग। किसी भी वर्ड का अगर मुझे सेम मीनिंग बताना हो या उसका सिमिलर मीनिंग बताना हो तो मैं उसको क्या बोल दूंगा? सिनोनिम। एंटोनिम का मतलब अपोजिट मीनिंग, उल्टा मीनिंग बताना होता है आपको। और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस का मतलब होता है कि अनेक शब्दों का कोई एक अर्थ बताना है। जैसे मैं आपको बोलूं अ ग्रुप ऑफ स्टार इज कॉल्ड। ग्रुप ऑफ स्टार को कहा जाता है, क्या कहा जाता है?
यू नो, आपको पता है गैलेक्सी, गैलेक्सी इज अ स्टार ऑफ ग्रुप होता है। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का मतलब अनेक वर्डों का हमें एक मतलब देना होता है। एंड ऑल्सो वी हैव स्पेलिंग टेस्ट। स्पेलिंग टेस्ट का मतलब आपके सामने स्पेलिंग्स दी जाएगी 4 ऑप्शंस में, आपको बताना होगा कौन सी करेक्ट है और कौन सी इनकरेक्ट है। इसको हम धीरे धीरे इंप्रूव करेंगे। और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एज यूजुअल आपको पता होगा कैसे होता है। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में आपको जो दिखाई देगा वो एक तरह से पैसेज की फॉर्म में होगा, यानी अनसीन पैसेज की फॉर्म में आपको क्वेश्चन दिखाई देंगे कि एक क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन है, क्वेश्चंस को पढ़ करके 4 ऑप्शंस को पढ़ के हम उसी इंफॉर्मेशन को पैसेज में ढूंढते हैं और जहां हमें इंफॉर्मेशन मिल जाएगी वो हमारा आंसर बन जाएगा। तो ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन हमारे पेपर में आ सकता है। तो ये हमें अब, लेकिन देखो जो सबसे ज्यादा टाइम हमारा लगेगा वो ग्रामर पे लगेगा, क्योंकि ग्रामर में ज्यादा क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, ग्रामर में ज्यादा क्वेश्चन आते हैं और इसमें हमें क्या पढ़ने की जरूरत पड़ेगी? पार्ट्स ऑफ स्पीच। लेकिन पार्ट्स ऑफ स्पीच तो बहुत सारे होते हैं, क्योंकि स्पीच का मतलब क्या हुआ? सेंटेंस होता है, और सेंटेंस के अंदर हमें जो पार्ट्स दिखाई देते हैं, वर्ड दिखाई देते हैं, उन्हीं को बोलते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मैं अब आगे नेक्स्ट स्लाइड पे आपको बताता हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। जैसे आप जानना चाहते होंगे ना कि जैसे मैंने वोकैब के सेक्शन बताया कि सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस आपके सामने आएंगे, ऐसे मैंने आपको आरसी यानी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का बोला तो पैसेज का क्वेश्चन आपके सामने आएगा। ऐसे ही अब ग्रामर के बारे में जानते हैं कि ग्रामर में पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है, और थोड़ा सा बेसिक इंफॉर्मेशन आज उसका लेंगे, क्योंकि दिस इज इंट्रोडक्टरी क्लास। तो इंट्रोडक्शन की क्लास में हमेशा हम क्या कर सकते हैं? थोड़ा ब्रीफ आइडिया लेंगे, फिर देन सारे लेक्चर्स जो आपके आगे आएंगे उसको वन बाय वन करके डिटेल में पढ़ेंगे भी, उनके क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करते चले जाएंगे। तो बड़े ध्यान से पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में जानते हैं। आप देखिए ग्रामर में आपके सामने क्या क्या आएगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में सबसे पहले नंबर पे आप ध्यान दें, सबसे पहले नंबर पे क्या आता है? तो आप याद करो, कोई भी वर्ड जब आप लर्न करते हो, याद करते हो, तो हर वर्ड के साइड में उसका एक ओरिजिन लिखा होता था कि वो कौन सी फैमिली से आया है और कहां से आया है, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच बन जाता है। जैसे सबसे पहला वर्ड जब आप कोई पढ़ते होंगे तो उस वर्ड के साइड पे क्या लिखा होता है? ये नाउन फैमिली से आया है, तो नाउन फैमिली हमारी पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच बनती है। उसके बाद आपने देखा होगा कि नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक नया वर्ड मिल जाता है जिसको बोलते हैं प्रोनाउन। तो प्रोनाउन भी हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट हो गया। तो नाउन, प्रोनाउन, इसी तरह से एडजेक्टिव, दिस इज नॉट एडजेक्टिव, डी साइलेंट रहेगा इसका, हम इसको क्या बोलते हैं? ये है एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव हमारा थर्ड बन गया। एंड फोर्थ वी हैव वर्ब, फोर्थ वी हैव वर्ब, वर्ब हमारा फोर्थ पार्ट्स ऑफ स्पीच बन गया। तो देखा जाए तो 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच के नाम लिखे हैं मैंने, आगे और भी लिखेंगे। पहले इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ में जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज अ नाउन, नाउन होता कैसे है। अब आपके पेपर में जो क्वेश्चंस आएंगे इसके टाइप्स को लेके आ सकते हैं, इसको पहचानने के तरीके को लेके आ सकते हैं, लेकिन हमें क्या करना है? पहले बेसिक इंफॉर्मेशन थोड़ी ले लेते हैं, सो दैट कि जब हम लेक्चर 1 बाय 1 इन टॉपिक का स्टार्ट करेंगे तो और क्लैरिटी से समझ में आना चाहिए। देखो, ग्रामर को अगर हम डिटेल में पढ़ते हैं तो ये तो है 100% कि हमारे फुल मार्क्स आ जाएंगे, ये ध्यान रखेंगे। तो आप नाउन को देखें तो नाउन क्या होता है? नाउन को हम बोलते हैं, अगर मैं इसको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में बताऊं तो सिंपल लैंग्वेज में तो बोलते हैं नेमिंग वर्ड। ओके, क्या बोलते हैं इसको? नेमिंग वर्ड। अब आपके मन में डाउट आएगा, सर नेमिंग वर्ड तो है पर किसका नेमिंग वर्ड होता है? तो आपको पता होगा, नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, नेमिंग वर्ड ऑफ पर्सन, नेमिंग वर्ड ऑफ प्लेस, नेमिंग वर्ड ऑफ थिंग। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, पर्सन, प्लेस, थिंग, इनके नाम को ही हम क्या बोल देते हैं? नाउन बोल देते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे सिंपल वर्ड्स में बताना हो नाउन क्या है, तो हम बोलेंगे नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ एनीथिंग। किसी भी चीज के नाम को क्या बोलते हैं? नाउन। अब बच्चे कह रहे सर किसी भी चीज के नाम को, इसका मतलब तो दुनिया में तो ऐसी कोई चीज होती ही नहीं जिसका नाम ना हो। तो बिल्कुल, दुनिया में ऐसी कोई चीज होती ही नहीं है जिसका नाम ना हो, और जिसका नाम है वो क्या होता है? नाउन। वो पर्सन भी हो सकता है, प्लेस भी हो सकता है, थिंग भी हो सकता है, राहुल भी हो सकता है, दिल्ली भी हो सकता है, बुक भी हो सकता है। तो जिसको आपने नाम दे दिया है वो क्या बन जाता है हमारे लिए? नाउन। तो नाउन इज अ नेमिंग वर्ड ऑफ
एनीथिंग, पर्सन, प्लेस, थिंग, जो आप सोच सकते हो, आसपास का सामान देखो जो आपको दिख रहा होगा, सबका नाम है और सबको हम क्या बोल सकते हैं, नाउन बोलेंगे। ओके, अच्छा फिर प्रोनाउन क्या होता है? प्रोनाउन होता है कि हम कह सकते हैं कि ऐसा वर्ड होता है तो इट कम्स, ये क्या करता है, इट कम्स इन प्लेस ऑफ, इन प्लेस ऑफ अ नाउन। ये नाउन के प्लेस पे आने वाला वर्ड है, ये नाउन के प्लेस पे आने वाला वर्ड होता है, उसको हम बोलते हैं प्रोनाउन। क्यों आता है सभी को पता है ना, बार बार नाउन बोलने पर ओड लगेगा पढ़ने में बहुत, तो नाउन को बार बार नहीं बोला जाता, उसके रिपीटिशन को बार बार नहीं अलाउ किया जाता, तो हम उसके रिपीटिशन को अवॉइड करने के लिए कि वो बार बार रिपीट ना हो, क्या यूज कर लेते हैं, प्रोनाउन। तो ये कहना गलत नहीं कि नाउन और प्रोनाउन एक ही वर्ड होता है, बट उसी वर्ड को जब बार बार रिपीट करते हैं तो मुझे क्या लगाना पड़ता है, प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपने बोला राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लाइक राहुल वेरी मच, तो बार बार मैं राहुल बोल रहा हूं ना, हमें क्या बोलना चाहिए, राहुल इज माई बेस्ट फ्रेंड, आई लाइक हिम वेरी मच, ही इज माई बेस्ट फ्रेंड। ओके, तो आप ध्यान रखिए, जहां राहुल आएगा बार बार, मुझे उसके लिए क्या यूज करना है, ही। गर्ल के लिए क्या यूज कर सकते हो, शी यूज कर सकते हो। तो मैं कुछ नेम वर्ड भी देता हूं आपको, जैसे सपोज करो यहां पे हमने लिखा है कोई भी एक नेम लाइक राहुल, तो यू नो कि राहुल एक नाउन है, ओके, पर्सन का नेम है, बट अगर इसी का मुझे प्रोनाउन यूज करना है तो मैं प्रोनाउन ही भी यूज कर सकता हूं इसका, और हिम भी यूज कर सकता हूं अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, जैसा सिचुएशन होगा। ओके, मैंने यहां लिखा है प्रिया, सो प्रिया इज अ गर्ल, और गर्ल के नेम पे मैं क्या यूज कर सकता हूं, शी और हर। जब मुझे लगेगा कि नाउन रिपीट हो रहा है तो मैं क्या यूज कर सकता हूं, प्रोनाउन। सपोज मैंने लिखा है बुक, तो बुक अपने आप में एक नॉन लिविंग वस्तु हो गई, और इसके लिए मैं यूज कर सकता हूं इट, और इसका दूसरा वर्ड भी इट ही होता है। कुछ सब्जेक्टिव वर्ड होते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव वर्ड होते हैं, जो कि हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे। तो ही लगाना, शी लगाना, जैसे आपके लिए मैं यू यूज कर सकता हूं, अपने लिए मैं आई यूज कर सकता हूं। सो दीज ऑल आर प्रोनाउन, ये नाउन की जगह पे आने वाले वर्ड्स होते हैं। तो नाउन मिल गया नेमिंग वर्ड, और रिप्लेस करने वाला वर्ड क्या मिल गया हमें, प्रोनाउन। अब फिर ये एडजेक्टिव क्या होता है, देखो ध्यान से, तो एडजेक्टिव एक ऐसा वर्ड होता है जो बेसिकली बना हुआ है मॉडिफाई करने के लिए। किस काम के लिए बना हुआ है, क्वालिफाई करने के लिए बना हुआ है। तो मॉडिफाई करना, क्वालिफाई करना, या फिर कह सकते हैं डिस्क्राइब करना। तो मॉडिफाई करने का काम, क्वालिफाई करने का काम, डिस्क्राइब करने का काम किसको दिया गया है, एडजेक्टिव को दिया गया है। अगर आपको हिंदी में थोड़ा याद है, अगर आप हिंदी पढ़ते हो तो याद करो, नाउन को क्या बोलते हैं, संज्ञा, और प्रोनाउन को क्या बोलते हैं, सर्वनाम, और एडजेक्टिव को बोलते हैं विशेषण, संज्ञा विशेषण। इसका मतलब है ये मॉडिफाई करेगा, क्वालिफाई करेगा, डिस्क्राइब करेगा, बट किसको करेगा आप सब जानते होंगे, ये हमारे नाउन और प्रोनाउन दोनों को डिस्क्राइब कर सकता है। तो ये बेसिकली किस किस के लिए काम करता है, या तो ये नाउन को डिस्क्राइब कर रहा होगा, या नाउन को नहीं तो फिर किसको डिस्क्राइब कर रहा होगा, प्रोनाउन को। इन दोनों को डिस्क्राइब करने का काम किसको दिया गया है, आपके एडजेक्टिव को दिया गया है। अब बच्चे कह रहे सर क्या होता है मॉडिफाई करना, क्या होता है क्वालिफाई करना, क्या होता है डिस्क्राइब करना। तो अब ध्यान से देखिए, आप कोई भी एक नाउन यूज कीजिए, उससे पहले कोई भी वर्ड यूज कर लीजिए जो उसके बारे में अच्छा या बुरा बता रहा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वो कैसा वर्ड है, लेकिन अगर आपने उस नाउन के लिए वो वर्ड यूज किया है या प्रोनाउन के लिए यूज किया है तो वो बन जाएगा उसका एडजेक्टिव। तो इसको सिंपल लैंग्वेज में अगर लिखना चाहे तो मैं बोलना चाहता हूं, डिस्क्राइब करने का मतलब होता है टू ऐड सम मीनिंग, कुछ मीनिंग को ऐड करना। अब वो मीनिंग पॉजिटिव नेगेटिव कैसा भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो कुछ भी मीनिंग ऐड कर दोगे नाउन में। लाइक मैं यूज करता हूं बॉय, तो बॉय अपने आप में एक नाउन है, और मैं इसी बॉय के आगे यूज कर लूं स्मार्ट, तो उसको मैंने और ज्यादा डिस्क्राइब करने के लिए क्या यूज किया, स्मार्ट बॉय। तो आप देखें तो स्मार्ट को हम क्या बोलेंगे, बॉय की विशेषता है, इसीलिए मैं इसको क्या बोल दूंगा, दिस इज एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बोलना है,
एडजेक्टिव बोलना है, ठीक है। इसका प्रोनाउंसिएशन में डी साइलेंट रहता है, तो वी कैन से एडजेक्टिव नॉट एडजेक्टिव, ठीक है। सो वी हैव नाउ 3 वर्ड्स, मैंने बता दिया है इनके बारे में। नाउ वी हैव वर्ब। वर्ब क्या होता है? वर्ब किसको बोलते हैं? ध्यान से देखिए, वर्ब एक तरह का एक्शन होता है। क्या बोलते हैं इसको? एक्शन। एक्शन का मतलब क्या होता है? एक्टिविटी होता है। अब देखो ध्यान से कि कोई भी सेंटेंस जब आप बनाते हैं तो मुझे लगता नहीं है कि बिना वर्ब के सेंटेंस बन जाता होगा। हमेशा एक सेंटेंस को पूरा होने के लिए वर्ब की नीड होती है। बिना वर्ब के कोई सेंटेंस नहीं बनाया जा सकता है। विदाउट वर्ब वी कांट मेक एनी सेंटेंस। ओके, तो वर्ब होना जरूरी है एंड दैट इज कॉल्ड द सोल ऑफ द सेंटेंस। ऑलवेज रिमेंबर दिस। इसको बोला गया है आत्मा होती है ये बॉडी की। जैसे बॉडी में हमारी बॉडी सोल से चलती है, तो एक सेंटेंस की सोल क्या है? वर्ब है। उसके बिना वो नहीं चल सकता है। एक सेंटेंस में वर्ब का होना बहुत जरूरी है। तो वर्ब का मतलब क्या होता है? एक्शन होता है। वी हैव सो मेनी एक्शंस। कोई जा रहा है तो जाना एक्शन है, आ रहा है तो आना एक्शन है, खेल रहा है तो खेलना भी एक्शन है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं पढ़ाना भी एक्शन है, आप मेरी वीडियो देख रहे हो तो देखना भी एक एक्शन है। तो एक्शन को ही हम क्या बोल देते हैं? वर्ब। तो एज अ बिगनर, एज अ स्टूडेंट, आपका पेपर है, आप अभी बिल्कुल बिगनर हो, आपको क्या करना है? सिलेबस को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहला स्टेप है वर्ब को याद करना शुरू कीजिए। आपके पास जो भी बुक होगी और हम भी आपको बुक प्रोवाइड करेंगे तो उसमें वर्ब का टॉपिक होता है। तो वर्ब का फर्स्ट स्टेप होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म और लास्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को क्या लगा दिया जाता है? ING। तो ये याद करना पड़ेगा आपको। जैसे लिखा है गो फर्स्ट फॉर्म, तो सेकंड फॉर्म क्या लिखेंगे आप लोग? वेंट। थर्ड फॉर्म क्या लिखेंगे? गॉन। और लास्ट फॉर्म क्या लिख देंगे? गोइंग। ऐसे ही सारी वर्ब आपको याद करना पड़ेगा। गो, वेंट, गॉन। अब ये मत कहना सर गोज भी तो होता है कभी कभी ना, वो टेंस का पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में उसको सीखेंगे हम, लेकिन 4 फॉर्म को याद करना जरूरी होता है। ओके, ये याद हो जाना चाहिए शार्पली। आपको अभी से प्रैक्टिस करना है। आपको 5 डेली का टारगेट बना लीजिए आप, ठीक है। जैसे मैंने बोला कम की फॉर्म सुनाइए मुझे, तो आपको याद करना है कम, केम, कम, कमिंग, यानी फर्स्ट और थर्ड सेम रहेगा इसका। डू की फॉर्म सुनाइए, डू, डिड, डन, डूइंग। टेक की फॉर्म सुनाइए, टेक, टुक, टेकन, टेकिंग। गिव की फॉर्म सुनाइए, गिव, गेव, गिवन, गिविंग। राइट की फॉर्म सुनाइए, राइट, रोट, रिटन, राइटिंग। इस तरह से वर्ब की फॉर्म याद करनी है। ओके, आप मुझे एक वर्ब याद करके बताना बुक्स में से बी की फॉर्म क्या होती है। अगर आपने बी की फॉर्म लिख दी है तो आप आज की क्लास के जीनियस स्टूडेंट माने जाएंगे, क्योंकि बी की फॉर्म लिखना बहुत डिफिकल्ट होता है। आप ये देख सकते हो बुक्स में, आप हेल्प ले सकते हो, लेकिन आपको लिखना है बी का फर्स्ट फॉर्म, बी का सेकंड फॉर्म, बी का थर्ड फॉर्म और बी का लास्ट फॉर्म भी यूज करना है। तो लेट्स सी आपका आंसर क्या होगा। आप देखना, गूगल पे सर्च कर लेना, बुक्स में भी दिखाई दे जाएगा आपको। बी का फॉर्म आप सबको लिखना है, ठीक है। तो दीज आर द पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप देख पा रहे हो ना, 4 पार्ट्स ऑफ स्पीच मिल गए हैं हमें। ये इसकी अंडरस्टैंडिंग अभी हमें ब्रीफ में करनी है, ऐसा नहीं डिटेल में बता रहा हूं मैं आपको, ब्रीफ में करना है, लेकिन इससे काफी हेल्प मिलेगी आपको समझने में कि आपके सिलेबस में क्या क्या होता है। तो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। अब फर्दर हम देखते हैं कि कुछ और पार्ट्स भी हैं हमारे पास, और देखते हैं क्या क्या है। अब सोचिए कि वर्ब है, वर्ब के बाद क्या होता है? तो वर्ब के बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा दिखाई देता है उसको हम बोल देते हैं एडवर्ब। क्या बोलते हैं उसको? एडवर्ब। इसके नाम में ही एडवर्ब है, तो आप समझ पाओगे किसको ऐड करने की बात करता है। ओके, नाउ वी हैव अगेन नेक्स्ट, दैट इज प्रीपोजिशन। इसको बोलते हैं प्रीपोजिशन, बट इसका प्रोनाउंसिएशन होता है प्रेपोजिशन। ओके, प्रेपोजिशन है ये। सो दिस इज नॉट प्रीपोजिशन, दैट इज प्रेपोजिशन। ये प्री और पोजिशन की वजह से बोलना पड़ता है। प्रीपोजिशन पर इकट्ठा क्या बोला जाता है? प्रेपोजिशन। उसके बाद नंबर 3 पे आपके पास होता है कंजंक्शन। वी हैव कंजंक्शन। ओके, कंजंक्शन। फोर्थ नंबर पे आप लिख लीजिए एक और पार्ट्स ऑफ स्पीच, दैट इज इंटरजेक्शन। आपके सामने आता है इंटरजेक्शन। ओके, वी हैव इंटरजेक्शंस। देखो वैसे बुक्स में आप पढ़ेंगे ना, सो बुक्स में लिखा होता है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच
कितने होते हैं? तो वी हैव 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच, 8 होते हैं टोटल। लेकिन आपके सिलेबस में एक और एक्स्ट्रा आपको लिखना पड़ेगा, हालांकि वो पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं माना जाता क्योंकि उसका कोई अपना अर्थ नहीं होता, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। ओके, आप गैस कर पाओगे। इसमें से एक टॉपिक बचा है अभी हमारे पास, दैट इज कॉल्ड आर्टिकल्स। क्या होते हैं? आर्टिकल्स। आर्टिकल्स को मैं क्यों नहीं बोल रहा हूं पार्ट्स ऑफ स्पीच? क्योंकि आप समझिए कि अगर मैं लिखता हूं बुक, तो बुक का मीनिंग क्या है? किताब, उसका एक अपना अर्थ है, तभी मैं उसको पार्ट्स ऑफ स्पीच बोल पा रहा हूं। अगर मैं बोलता हूं द बुक, तो ऐसा नहीं है कि द का कोई मीनिंग निकाल लोगे आप, द का अपना कोई अर्थ नहीं होता, वो स्पेसिफिक नाउन को दिखाने के लिए यूज होता है, अदरवाइज को अपना कोई अर्थ नहीं होता। तो इसीलिए इसको नहीं कह सकते हैं कि ये पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। हाँ, लेकिन आपको पढ़ने के लिए 9 टॉपिक्स मिल गए हैं एक्चुअली। 4 मैंने पहले लिखे थे और 5 आपके सामने लिखे हैं। ये सब पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं, हमारे सेंटेंस के अंदर के वर्ड्स होते हैं पार्ट्स। तो एडवर्ब का मतलब क्या हुआ? एक ऐसा वर्ड, अगेन इसका काम भी क्या होगा? डिस्क्राइब करने की बात करता है ये। ओके, ये डिस्क्राइब करने की बात करता है, ये मॉडिफाई करने की बात करता है, ये क्वालिफाई करने की भी बात करता है। मॉडिफाई करना, क्वालिफाई करना और डिस्क्राइब करने का काम। बच्चे कह रहे सर ये काम तो आप पहले लिख चुके हो ना एडजेक्टिव में। बिल्कुल सही आपने जाना, इसका भी हमने वही लिखना है। तो एडजेक्टिव के बारे में जैसा जैसा आपने लिखा था वैसा ही लिख रहे हैं, और इसके सामने भी लिख देते हैं। इसका मतलब क्या बोलना चाह रहा हूं मैं? टू ऐड सम मीनिंग, कुछ मीनिंग को ऐड करने की बात कर रहा हूं मैं। बट किसके मीनिंग को इस बार ऐड करेंगे? याद करो, एडजेक्टिव किसके मीनिंग को ऐड करता है? नाउन प्रोनाउन के। लेकिन जो ये हमारे वर्ड्स हैं एडवर्ब, ये किसको डिस्क्राइब करता है? तो ये जनरली देखा गया है कि किसको डिस्क्राइब करने का काम करता है? वर्ब को डिस्क्राइब करने का काम करता है। ओके, तो कह सकते हैं सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच में से 2 ही ऐसे वर्ड होते हैं जो डिस्क्राइब कर सकते हैं, एक एडजेक्टिव और एक एडवर्ब। एडजेक्टिव किसको डिस्क्राइब करता है? नाउन प्रोनाउन को। और ये एडवर्ब किसको डिस्क्राइब करता है? वर्ब को। बट दैट इज नॉट 100%। आप ध्यान रखना इस बात को, 100% नहीं है ये 99% तक हो सकता है, लेकिन 100% नहीं है। हाँ, ये है कि हम एज अ बिगनर, अभी हमारा जो पेपर है सैनिक स्कूल का 6 लेवल का है, तो आप ध्यान दें उसके अकॉर्डिंग वर्ब को आप अगर सिर्फ एडवर्ब को वर्ब के लिए भी पढ़ रहे हो तो मोर देन इनफ रहेगा अभी आपके लिए ना, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है। लेकिन आगे जाके आप देखेंगे कि हमारा एडवर्ब किसी भी पार्ट्स ऑफ स्पीच को डिस्क्राइब कर सकता है, एडजेक्टिव को भी कर सकता है, प्रीपोजिशन को भी कर सकता है। पर इतना कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वो बाद में डिटेल में देख लेंगे। हमें मेनली एडवर्ब किसके लिए चाहिए? वर्ब के लिए ही चाहिए, ये ध्यान रखेंगे, मेनली उसी के लिए चाहिए हमें। ओके, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं आपको रन, ठीक है। अब रन लिखा है तो दैट इज अ वर्ब। अब मान लो रन फास्ट, ठीक है, भागो, और कैसे भागो? फास्ट। तो मैंने भागने की विशेषता बताई है आपको, तो फास्ट क्या बन जाएगा हमारे सेंटेंस का? एडवर्ब बन जाएगा। और जनरली इसको याद करने का एक बेस्ट तरीका भी बता रहा हूं मैं आपको। जो आपने एडजेक्टिव पढ़े होते हैं ना, उसको ly लगाने से ज्यादा चांस है, 100% तो नहीं है पर ज्यादा चांस है, वो क्या बन जाएगा? एडवर्ब बन जाएगा। एडजेक्टिव के अंदर ly लगा दो, आपका क्या निकल के आएगा रिजल्ट? वो बन जाएगा हमारे लिए एडवर्ब। लाइक स्लो से बनता क्या है? स्लोली। ओके, और आप देखें केयरफुल से क्या बनाते हो? केयरफुली। ब्यूटीफुल से क्या बनाते हो? ब्यूटीफुली। ऑनेस्ट से क्या बनाते हो? ऑनेस्टली। क्विक से क्या बनता है? क्विकली। फास्ट से क्या बनता है? फास्टली। ना 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 ना, ऐसा कोई वर्ड नहीं होता, फास्टली कोई वर्ड ही नहीं है भाई। लेकिन तभी बोला है 99% ऐसा होता है ly लगाने से क्या बन जाता है? एडवर्ब। पर ये रट्टा नहीं करना है, समझना है कि कुछ वर्ड्स को ly नहीं लगाया जा सकता है और कुछ वर्ड्स को लगाएंगे तो गलत माना जाएगा। जनरली आप एडजेक्टिव की फॉर्म को ly लगा के क्या बना सकते हो? अपना एक टाइप का एडवर्ब बना सकते हो। ओके, ये ध्यान रखेंगे, परमानेंट नहीं है ये, कभी कभी काम नहीं भी करता है, ध्यान रखेंगे। प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन क्या होता है? छोटे छोटे वर्ड्स यूज करते हैं प्रीपोजिशन में हम। अब क्योंकि लिखा ही क्या है? प्रीपोजिशन, तो इसका मतलब पहला स्थान होगा। किससे पहला स्थान होगा? तो जब भी आप देखेंगे नाउन और प्रोनाउन से पहले कुछ छोटे छोटे वर्ड्स दिखाई देंगे, जैसे एट यूज किया है, इन यूज किया है, ऑन हो गया, इनटू यूज कर लिया आपने, आप बिटवीन यूज कर लेते हैं, तो आप इनको बड़े लॉजिकली एक तरीके से यूज करते होंगे। एट, इन, ऑन, आपने फ्रॉम यूज कर लिया है, आपने ऑफ यूज कर लिया है,
एसेट्रा, ETC, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, आपको बहुत कंफ्यूज कर देते हैं, थोड़ा थोड़ा अंतर होता है इनके अंदर, तो आपको ये बड़े डिटेल में सीखने की जरूरत पड़ेगी। दैट इज कॉल्ड प्रेपोजिशन, छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं। अब जब आप सेंटेंसेस बनाते होंगे ना, तो आपको लगता होगा एक सेंटेंस को मैं दूसरे सेंटेंस से जोड़ना चाहता हूं, तो जब आप सेंटेंस को जोड़ना चाहते हो ना, तो हमें किसकी नीड होती है? कंजंक्शन की। कंजंक्शन बेसिकली एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस से जोड़ने का काम करता है। तो जब ये जोड़ता है तो कौन कौन से वर्ड जोड़ने का काम कर सकते हैं? जैसे कि बट यूज कर लिया आपने, सेंटेंस को जोड़ने के लिए एंड यूज कर लेते हैं आप, कभी कभी आप देखेंगे तो इफ यूज कर लिया आपने, सो यूज कर लिया है, देयरफॉर यूज कर लिया है, एंड कितना ज्यादा आप यूज करते हैं बिकॉज, तो बिकॉज इज ऑल्सो वर्ड, दैट इज कनेक्टर, कंजंक्शन होता है ये भी, एटसेट्रा। ऐसे काफी सारे वर्ड हो सकते हैं, व्हेन हो सकता है, व्हाइल हो सकता है, ओके ना। तो ये कनेक्टर कनेक्ट करने का काम करते हैं, कंजंक्शन सेंटेंस को जोड़ देते हैं, ध्यान रखना। इंटरजेक्शन क्या होता है? इंटरजेक्शन याद करिए, कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो सडन इमोशन को दिखाते हैं। सडन इमोशन कि अचानक से आपने किसी सिचुएशन पर रिएक्ट किया और आपके फीलिंग वाले कुछ वर्ड्स जाग जाते हैं। बड़े दुख की बात होती है तो अल्लास वर्ड यूज कर लेते हैं, खुशी की बात होती है तो हुर्रा वर्ड यूज कर लेते हैं, है ना, वाओ, दीज आर वर्ड्स। तो आप यूज करें अल्लास, ओके, मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन भी यूज करते हैं। इसके बाद हम हुर्रे, ओके, वाओ, ओह, दीज, एसेट्रा, ऐसे काफी सारे वर्ड हो सकते हैं जो हम सडन इमोशन के लिए यूज करते हैं। और सबसे अच्छी बात क्या है कि इन वर्ड्स के जस्ट बाद, जैसे आप इनको यूज करते हैं ना, तो इनके जस्ट बाद आपको लगाना होता है मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन। मार्क ऑफ एक्सक्लामेशन इनके बाद लगाना चाहिए जब आप सेंटेंस बना रहे हो तब, ओके ना। सडन इमोशन वाले वर्ड्स होते हैं क्योंकि ये। अब नेक्स्ट आप देखें तो हमारे पास क्या बचा है? इंटरजेक्शन का भी हमें पता चल गया। आर्टिकल्स आप जानते ही होंगे, नाउन के लिए होते ही हैं ये। इसको नाउन को क्या करते हैं? ये स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक दिखाने की बात करते हैं। एन का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक, दुनिया का कोई भी। द का मतलब कोई खास की बात कर रहे हो। जैसे मैंने बोला मेरे पास अ मोबाइल है, तो इसका मतलब मेरे पास दुनिया का कोई भी मोबाइल है, कोई फर्क नहीं पड़ता इस बात से। मैं बोलूं मेरे पास द मोबाइल है, तो द मोबाइल का मतलब स्पेसिफिक मोबाइल, कोई खास मोबाइल की बात करना चाहते हैं। तो आपके पास कितने आर्टिकल्स होते हैं? एक ए यूज कर लेते हैं, एक एन यूज कर लेते हैं और एक द यूज कर लेते हैं। इन्हीं वर्ड को हम आर्टिकल्स बोलते हैं। ए एन द को हम क्या बोलते हैं? आर्टिकल्स बोलते हैं। तो देखा जाए तो इस सारे के सारे हमें पता चल गया है। आपने देखा कि नाउन से हमने स्टार्ट किया, पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है, प्रोनाउन है, एडजेक्टिव, वर्ब है, और आप देखें तो आपके पास एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन, इंटरजेक्शन और आर्टिकल्स हैं। तो ये आपको पता होना बहुत जरूरी है सबके बारे में ना। थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आइडिया अब आपको हो चुका है। अब हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि चलो अगर जैसे मैं आपको सिलेबस प्रिपेयर कराऊंगा, बहुत डिटेल में आपको पढ़ाऊंगा, आपको हमेशा पूरी क्लास अच्छे से समझ में आएगी, डोंट वरी, उसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है आपको। लेकिन अब ध्यान दें तो आपको क्या करना है, आप करें क्या कि मैं आपको क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराता हूं। आज देखते हैं, अपने लेवल को टेस्ट कर लीजिए, अपने लेवल को टेस्ट कर लीजिए। आपके जो क्वेश्चंस लिखे हैं, आप एक एक क्वेश्चन लिखें, साथ साथ स्कोर लिखने हैं। एक पेपर ले लीजिए, क्वेश्चंस मैं आपको 15 कराता हूं, 15 क्वेश्चन मैं आपको देता हूं करने के लिए। मैं आंसर साथ के साथ रीजन के साथ बताऊंगा आपको, और आप अपना लेवल टेस्ट कर लीजिए कि कितना आपका स्कोर आया है, ठीक है। हालांकि कंपैरेटिवली कुछ जब पेपर्स हम करेंगे, पेपर्स के क्वेश्चन PYQs लगाएंगे, थोड़े से कंपैरेटिवली टफ भी हो सकते हैं, पर आपको मैं आज एक एवरेज दे रहा हूं, मॉडरेट लेवल वाला पेपर दे रहा हूं कि जो एटलीस्ट आपको आना चाहिए, ठीक है। तो देखना आपका कितना स्कोर आता है। आप ध्यान से, 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहेगा आपका, तो 15 क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं, तो आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन का सोल्व करते रहेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने लिखा हुआ है, आप बताना इसका आंसर क्या करना पसंद करेंगे आप। व्हाट टाइप ऑफ सेंटेंस इज दिस, यानी आपको टाइप ऑफ सेंटेंस बताना है। बड़े ध्यान से देख लीजिए, टाइप ऑफ सेंटेंस भी पढ़ने हैं आपको। यू शुड हेल्प द पुअर, आपको गरीबों की हेल्प करनी चाहिए। यू शुड हेल्प द पुअर। देखो जब भी ये क्वेश्चन आएगा ना, बहुत सारे बच्चे गलतियां कर देंगे। यू शुड हेल्प द पुअर, क्या ये डिक्लेरेटिव है, क्या ये इंटरोगेटिव है, क्या ये एक्सक्लेमेटरी है, क्या ये इंपेरेटिव है? 4 टाइप सेंटेंस में से कोई एक है ये। अब देखो, अगर हम ऐसा देखें कि सर ये इंपेरेटिव है क्योंकि इसमें ऑर्डर दिया गया है, इसमें सजेशन दिया गया है, तो ऐसा नहीं है। हमें ना स्टेटमेंट को ध्यान से देखें तो पहले वर्ड से ही पता लगा लेना चाहिए कौन सा टाइप है। आप देखें तो फर्स्ट वर्ड इसमें क्या लिखा हुआ है, यू, शॉर्टकट है, ध्यान रखना।
ये शॉर्टकट है। पहला वर्ड अगर सब्जेक्ट हो, ध्यान से सुन लीजिए इस बात को, अगर पहला वर्ड सब्जेक्ट होता है, चाहे वो राहुल हो, रमन हो, ही हो, शी हो, प्रोनाउन हो, है ना, ही, शी, इट, दे, यू, ये सब प्रोनाउन होते हैं, ये सब्जेक्ट बन जाते हैं सेंटेंस के। और अगर हम सेंटेंस का स्टार्टिंग ही सब्जेक्ट से कर रहे हैं तो ऐसे सेंटेंस को हम डेक्लरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। इसीलिए आंसर क्या बन जाएगा, ए। आप देखो आपने क्या किया होगा, आप अपने आंसर मार्क करते रहेंगे, ठीक है। कितना आपका स्कोर आया आप देखें खुद, कि 2 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने था, आपका ठीक है गलत है आप खुद काउंट करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, चूज द एंटोनिम ऑफ विक्ट्री। अब एंटोनिम मैंने क्या बोला था, अपोजिट मीनिंग बताना है, सेम नहीं अपोजिट बताना है। तो आप एक ट्रिक सुन लीजिए अब ध्यान से। तो जब भी आपको अपोजिट मीनिंग, देखो पहली कोशिश आपकी रहनी चाहिए कि जब आप सेंटेंस पढ़ते हो तो उसमें देखो वो पॉजिटिव मीनिंग आ रहा है कि नेगेटिव मीनिंग आ रहा है। जैसे मैं विक्ट्री का बात करता हूं, तो अगर विक्ट्री का आपको मीनिंग पता है तो अच्छी बात है, नहीं पता तब भी अच्छी बात ही है। तो विक्ट्री को हम क्या मान के चलते हैं, ये एक तरह का पॉजिटिव वर्ड है ना। कोई जीत गया है तो उसका एक पॉजिटिव मीनिंग माना जाएगा, तो दैट इज पॉजिटिव मीनिंग ना, इसका एक पॉजिटिव मीनिंग हम मान लेंगे, तो इसको पॉजिटिव मीनिंग दे देंगे। तो ये एक तरह का पॉजिटिव मीनिंग मेरा बन गया है। अच्छा पॉजिटिव है ना, लेकिन हमें तो उल्टा चलना है, अपोजिट बताना है, एंटोनिम बताना है। तो आप देखिए विन कैसा वर्ड है, अगेन पॉजिटिव, गलत हो गया। प्राइज में प्राइज मिला तो दैट इज ऑल्सो पॉजिटिव वर्ड, ये भी नहीं होगा आंसर। डिफीट और रिवॉर्ड, रिवॉर्ड भी पॉजिटिव वर्ड हो गया। इसका मतलब हुआ कि हमें तो उल्टा मीनिंग बताना है, तो आंसर क्या बन गया, सी। ऐसा बिना आपको अगर नहीं मीनिंग पता, बस इतना पता चल जाना चाहिए कि पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तब भी आपका आंसर बन जाएगा, ध्यान रखना। ओके, ऐसी कोशिश करनी है आपको। फाइंड द इनकरेक्टली स्पेल्ड, ध्यान रखिए कभी कभी पूछते हैं करेक्टली बताइए और कई बार बोलते हैं इनकरेक्टली बताइए, तो आपको इनकरेक्ट स्पेलिंग बतानी है। अब इनकरेक्ट बताने के लिए देखो, ट्यूशन की स्पेलिंग में क्या गलती करते हैं बच्चे, ट्यूशन की स्पेलिंग ना ये लिख देते हैं, जबकि आई को लगाना भूल जाते हैं। इसीलिए ये स्पेलिंग में कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये आंसर हमारा नहीं है, ये आंसर नहीं बनेगा, क्योंकि हमें तो कौन सी स्पेलिंग बतानी है, इनकरेक्टली, सही लिखी है ट्यूशन की स्पेलिंग। रिकमेंड की स्पेलिंग भी बिल्कुल सही लिखी है, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा हमारा। अब ओकेजन की स्पेलिंग और रिसीव, रिसीव में देखो रिसीव, ई और आई लिखा होता है, तो दैट इज ऑल्सो सही स्पेलिंग लिखी है। आप देखिए तो आंसर क्या बनना चाहिए, हमारा आंसर बनना चाहिए ओकेजन। ओकेजन में क्या होता है, ओकेजन में 2 बार एस नहीं लगाते हैं, 1 बार एस लगाते हैं। ओके, 1 बार एस लगाते हैं, इसीलिए स्पेलिंग गलत है, तो आंसर क्या बनना चाहिए हमारा, सी बनना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब देखो ध्यान से, अब आप देखिए तो 2 सेंटेंस के बीच में आपको लगाने के लिए बोला गया है ना, तो ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, देखो ऑप्शंस को देख के पता लगा लीजिए, ये कंजंक्शन से रिलेटेड। ऐसे ही पेपर में क्वेश्चन आएंगे आपके, ब्लैंक्स की फॉर्म में आ गया है, आपको यहां फिल करना है। देखो अब क्या लिखा है, आई विल वेट हियर डैश यू रिटर्न, मैं यहां पे वेट करूंगा जब तक कि तुम वापस नहीं आ जाओगे, जब तक कि तुम वापस नहीं आ जाओगे। तो एक तो ये नेगेटिव मीनिंग बनाना है मुझे, क्योंकि लिखा है कि आई विल वेट हियर, मैं वेट करूंगा, और कब तक वेट करूंगा, जब तक कि आप वापस नहीं आ जाओगे। तो यहां पे नेगेटिव मीनिंग किसके अंदर है, इफ में नहीं है, बिकॉज में नहीं है, बट में नहीं, लेकिन अंटिल का मतलब भी क्या होता है, जब तक के नहीं, यानी इसके अंदर पहले से ही नोट लगा होता है, अलग से नोट नहीं लगाते हैं। इसका मतलब आंसर क्या बन जाना चाहिए, डी बनेगा आंसर, डी आंसर बनना चाहिए हमारा। आगे देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स, फिर से आपके सामने ब्लैंक का क्वेश्चन है कि ही डिवाइडेड द मनी डैश हिज 2 सन्स। अब ध्यान दे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ना, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग पहला ऑप्शन क्या लिखा है, अमंग, दूसरा है बिटवीन, फिर है इनटू, फिर है विद, यानी स्मॉल टाइप ऑफ वर्ड्स हैं ये आपके सामने, इसको प्रीपोजिशन बोलते हैं। अब ध्यान दे तो क्या लिखा है, ही डिवाइडेड द मनी, उसने मनी को डिवाइड कर दिया, किसके बीच में, हिज 2 सन्स, अपने दोनों बेटों के बीच में। अब जहां 2 की बात हो जाए, सुन लो ध्यान से, जहां 2 की बात हो जाती है बिटवीन लगा दीजिए। बिटवीन का मतलब होता है 2 के बीच की पोजीशन, जब 2 की बात होती है तो क्या लगाते हैं, हमेशा बिटवीन यूज करते हैं। उसके बाद ऐसे ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, चूज द करेक्ट आर्टिकल। अब आपको आर्टिकल बताना है कि सबसे बेस्ट आर्टिकल कौन सा रहेगा अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट, कि माउंट एवरेस्ट इज डैश हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो ध्यान दें कि जब भी हम आर्टिकल यूज करते हैं तो कई बार फिक्स रूल भी होता है आर्टिकल का। फिक्स रूल का मतलब आप देखो, हाई से बना हुआ है, ईएसटी लगा के हाईएस्ट। याद करें, आपने अगर डिग्री की फॉर्म याद की है, टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट, ओके, हाई, हायर, हाईएस्ट, गुड, बेटर, बेस्ट। तो जब भी कभी हम
EST वाला वर्ड या मोस्ट वाला वर्ड, जैसे ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। ओके, तो ब्यूटीफुल यानी कि हम लिखते हैं मोस्ट ब्यूटीफुल, हाई को लिखते हैं हाईएस्ट, सुपरलेटिव डिग्री में द लगता है, फिक्स रूल है ये, इसीलिए आर्टिकल क्या लगाना चाहिए, सी यूज करने की जरूरत पड़ेगी हमें, द हाईएस्ट। आइडेंटिफाई द टेंस, अब आपको टेंस भी स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे आपके। टेंस क्यों स्ट्रॉन्ग चाहिए, क्योंकि देखो टेंस का एटलीस्ट आपको रूल याद हो जाना चाहिए। आपको 12 टेंस जो देखने को मिलते हैं, 12 के 12 टेंस, बच्चे कह रहे सर 3 टेंस होते हैं, 12 कहां होते हैं, अरे 12 होते हैं भाई। प्रेजेंट के 4 टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनेट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट के भी 4, पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, और फ्यूचर के विचार हैं, फ्यूचर इंडेफिनेट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। 12 टेंस होते हैं, आपको रूल एटलीस्ट याद हो जाना चाहिए, क्योंकि कई बार आइडेंटिफाई करने के लिए बोलेंगे टेंस को, चलो पहचान लो टेंस का नाम, ध्यान से पढ़ो स्टेटमेंट। तो 2 सेंटेंस को जोड़ा गया है विद द हेल्प ऑफ बिफोर, और आपको 2 अलग अलग टेंस दिखाई देंगे। तो एक लिखा है हैड कंप्लीटेड, और हैड कंप्लीटेड याद कीजिए कौन से टेंस में यूज करते थे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म पास्ट परफेक्ट टेंस में। पास्ट परफेक्ट टेंस में हमेशा हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगती है। और यहां देखिए तो क्या लिखा हुआ है, अराइव्ड। अराइव्ड वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखी है, सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म याद कीजिए कौन सा टेंस होता है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट या सिंपल पास्ट टेंस भी इसको बोलते हैं। सिंपल पास्ट टेंस बोलो या पास्ट इंडेफिनिट। अब ऑप्शंस में पढ़ें तो पास्ट देखो, क्योंकि ये नहीं बोला राइटर ने कि कौन से वाला पार्ट का टेंस बता दो। ऑप्शंस देखते हैं, पास्ट परफेक्ट ऑप्शन में दिखाई दे रहा है, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट किसी ऑप्शन में नहीं है, इसका मतलब आंसर ए होना चाहिए। ऐसे भी चेक कर लेना चाहिए। हाँ, अगर कोई दोनों ऑप्शन में होते तो फिर एक को अंडरलाइन किया मिलता, फिर हम अंडरलाइन पार्ट वाले को ही बताते। ओके, ध्यान दिए, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट डिग्री। अब डिग्री की फॉर्म याद करनी है, मैंने जैसे बोला था ना, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री, सुपरलेटिव डिग्री। गुड, बेटर, बेस्ट। तो गुड पॉजिटिव डिग्री है, बेटर कंपैरेटिव डिग्री है, और बेस्ट कौन सी डिग्री है, सुपरलेटिव। अब ध्यान दे तो बेस्ट तो आ नहीं सकता क्योंकि द नहीं लगा हुआ है, ये तो आएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, गुड की डिग्री मोर गुड नहीं होती है, कुछ वर्ड्स में मोर लगता है, कुछ वर्ड्स में ER लगता है ना। गुड बेटर होता है लेकिन गुडर नहीं होता है, ना ही मोर गुड होता है। इसका मतलब ये भी गलत हुआ, ये तो वैसे ही गलत हो गया। अब कोई बोले ब्यूटीफुल को ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुलर, ब्यूटीफुलेस्ट, तो क्या ऐसा नहीं कर सकते हैं ना, मोर ब्यूटीफुल, मोस्ट ब्यूटीफुल। तो यहां देखें गुड के बेटर, अब देखो देन लिखा है THAN, देन क्या करता है, कंपैरिजन करता है, दो के बीच में कंपैरिजन हो रखा है, ठीक है ना, कि दिस बुक इज डैश देन द वन आई रेड येस्टरडे, यानी जो मैंने कल पढ़ी थी उससे तो बेटर ही लग रही है पढ़ने में। तो दो किताबों की, दो बुक्स की आपस में तुलना हो रही है, और कंपैरिजन करने वाला वर्ड हमेशा क्या होता है, THAN, और यहां पे हमें कंपैरेटिव डिग्री लगानी चाहिए, तो क्या लगा दिया जाएगा, बेटर लगाने की जरूरत पड़ेगी, बेटर बनेगा, गुड गलत है। ओके, 9th क्वेश्चन देखिए, नाइदर, या इसको प्रोनाउंस हम नीदर भी करते हैं, नीदर या नाइदर दोनों ठीक होते हैं। तो नाइदर ऑफ द बॉयज डिड डैश होमवर्क। अब देखो मुझे यहां पे एक पॉजेसिव वर्ड चाहिए, आप इसको चाहे प्रोनाउन बोल दीजिए, चाहे आप इसको एडजेक्टिव बोल दीजिए, क्योंकि प्रोनाउन के टॉपिक में भी यही वर्ड दिखाई देंगे, एडजेक्टिव के टॉपिक में भी यही वर्ड दिखाई देंगे, पर आपको ग्रामेटिकली इसको प्रोनाउन नहीं बोलना है। ये सब के सब वर्ड क्या होते हैं, एडजेक्टिव। ये एडजेक्टिव क्यों माने जाते हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि इनके जस्ट बाद क्या लिखा मिलता है आपको, नाउन। बिना नाउन के नहीं लगा सकते हो आप इनको, जैसे देयर के बाद नाउन चाहिए, देम के बाद अब ऑप्शंस में देखना है आपको किस किस में है, किस किस में नहीं है, क्योंकि देखो मुझे यहां नाउन दिखाई दे रहा है होमवर्क, तो नाउन से पहले जो आता है वो वर्ड क्या होता है, एडजेक्टिव। तो मुझे यहां एडजेक्टिव चाहिए, और आप देखते हैं कि नाइदर के लिए मुझे एडजेक्टिव क्या चाहिए, क्योंकि लिखा है नाइदर ऑफ द बॉयज। नाइदर का मतलब क्या होता है, दोनों में से कोई नहीं, मतलब दोनों बॉयज में से भी किसी भी बॉय ने काम नहीं किया, अपना होमवर्क नहीं किया। तो मुझे इस नाइदर के लिए, यानी क्योंकि देखा जाए तो नाइदर का मतलब तो जीरो ही हो गया फिर, क्योंकि दोनों में से कोई नहीं, और जीरो के लिए मैं सिंगुलर वर्ड यूज करूंगा, इसलिए देयर लगाना गलत रहेगा, देम पॉजेसिव होता ही नहीं है। अब हर और हिज में से बॉयज को देखते हुए मुझे क्या लगाना चाहिए, हिज लगाना चाहिए, तो आंसर क्या बन जाएगा आपका, हिज आंसर बनना चाहिए, ठीक है। नाइदर ऑफ द बॉयज डिड हिज होमवर्क, अपने मार्क्स काउंट करते रहना आप सब। जॉइन द सेंटेंसेस, आ गया कनेक्ट करने वाला वर्ड, जैसे कंजंक्शन।
देखो अब ऐसा भी आता है कई बार कनेक्ट करने वाला वर्ड चाहिए। ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था। ही कुडंट फिनिश हिज होमवर्क, और वह अपना काम भी नहीं कर पाया। ध्यान दे, तो क्या मैं कंडीशन बता रहा हूं यहां पे, तो इफ तो नहीं आ सकता, बट लिखा है, तो क्या आपको ऐसा लग रहा है कि मैं कोई कंट्रास्ट शो कर रहा हूं? ऐसा भी नहीं है। सो और का मतलब मैं चॉइस नहीं दे रहा हूं आपको। तो यहां देखो सो क्या दिखाता है, सो हमेशा ध्यान दे क्या दिखाता है, सो हमें दिखाता है रिजल्ट। क्या दिखाता है? रिजल्ट। ओके, देखो ही वॉज टायर्ड, वो थक गया था, इसीलिए वो अपना काम नहीं कर पाया। तो जब कारण क्या बना? थक गया था, उसका रिजल्ट क्या निकला? अपना काम ही नहीं कर पाया। तो रिजल्ट को दिखाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? सो। इसको हिंदी में बोलते हैं इसलिए, और इंग्लिश में बोलते हैं इसको रिजल्ट वाला कंजंक्शन। चूज द करेक्ट ऑप्शन। द कैट फेल डैश द वेल। आगे छोटे छोटे वर्ड ध्यान दीजिए, प्रीपोजिशन बड़े लॉजिकल वर्ड होते हैं। अब ध्यान दे, तो कैट अगर गिर गई है, ध्यान दे कैट गिर गई है तो उसकी पोजीशन कहां चली गई है? वेल में। वेल क्या होता है? वाटर बॉडी जो चारों तरफ से कवर होती है ना, उसमें पानी होता है डेप्थ में जाके। तो अगर कोई कैट नीचे गिर जाती है वेल में, तो वेल के अंदर गिरेगी वो, और अंदर वाले वर्ड होते हैं इन भी होता है और इनटू भी होता है, दोनों लगाए जा सकते हैं। पर ध्यान दे इन ना लगाना, क्योंकि अगर कैट वेल में गिरेगी तो पहले बाहर थी, फिर बाहर कहां चली जाएगी? अंदर। तो जब मोशन की बात होती है, पोजीशन चेंज करने की बात होती है, कि पहले बाहर थी फिर अंदर चली गई, तो इस तरह की पोजीशन जब बदल जाती है तो उसके लिए क्या बना हुआ है? इनटू। तो इसका आंसर क्या होगा? इनटू, है ना। अगर सिर्फ लिखा होता कैट डैश द वेल, कि कैट वेल के अंदर है, तो फिर हम लिख देंगे द कैट इज इन द वेल। लेकिन यहां पर तो मोशन की बात हो रही है, और मोशन कहां से दिखाई दे रहा है? फेल, गिरी है, और गिरेगी वेल के अंदर तो मोशन तो करना ही पड़ेगा, उसको इनटू लगाने की जरूरत पड़ेगी यहां पे। आइडेंटिफाई द एडजेक्टिव इन दिस सेंटेंस। इस सेंटेंस में आपको एडजेक्टिव बताना है। कहां है एडजेक्टिव? तो कितना आसान है, नाउन को ढूंढ लो। नाउन से पहले वाला वर्ड एडजेक्टिव ही होता है। तो मुझे नाउन कौन कौन दिखाई दे रहा है? एक तो रेस दिखाई दे रहा है और एक बॉय दिखाई दे रहा है। बॉय से पहले क्या लिखा हुआ है? टॉल। रेस से पहले क्या लिखा है? द। लेकिन द को हमने सेपरेटली पढ़ लिया था, आर्टिकल होता है। इसका मतलब टॉल हमारा क्या है? एडजेक्टिव है। और आप ऑप्शन में भी देखो तो बी में लिखा है टॉल, तो हमें एडजेक्टिव फॉर्म मिल गया। तो कभी कभी ध्यान रखना, पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना क्यों जरूरी है हमारे लिए। ऐसे क्वेश्चंस भी आपके सामने आएंगे जिसमें आपको आइडेंटिफाई करना होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच को। ठीक है, अब ध्यान दे, फिल इन द ब्लैंक्स। तो आइदर या इधर भी बोल सकते हैं आप इसको, ईदर ऑफ द गर्ल्स या आइदर ऑफ द गर्ल्स। अब ध्यान दे, तो इसका मतलब क्या होता है कि दो में से कोई एक, दो में से कोई एक। नीदर का मतलब था दोनों में से कोई नहीं, जीरो, और यहां पे है एक, तो दोनों लड़कियों में से कोई एक इसका मीनिंग है। पर रिजल्ट तो आप देख पा रहे हो एक ही है, एक की बात कर रहे हो तो सिंगुलर हुआ ना, और सिंगुलर की वजह से मुझे यहां सिंगुलर वर्ब चाहिए होगी। अब गोइंग को बिना इज़ के नहीं लिखा जा सकता है, टेंस का क्वेश्चन दिख रहा है हमें ये। और गोज और गो और गोन थर्ड फॉर्म है, तो वो भी बिना हैज हैव के तो नहीं आ सकती है, अकेले थर्ड फॉर्म। या तो गो लिखेंगे या गोज लिखेंगे। याद रखना, अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी तो सिंगुलर होती है, पर वर्ब सिंगुलर तब बनती है जब उसमें एस को लगाया जाता है। इसीलिए आंसर क्या बनता है? डी, गो गलत रहेगा। बात समझ में आई ना? जैसे ही गोज, शी गोज, ऐसे ही इधर का क्या होगा? गोज होगा। एस लगाना पड़ता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तब। चूज द करेक्ट प्रोनाउन की बात करते हैं। प्रोनाउन यूज करना है आपको। तो देखो किसके बारे में बात हो रही है? रवि एंड आई आर फ्रेंड्स, कि हम दोनों फ्रेंड्स है, रवि और मैं। दिस गिफ्ट इज फॉर डैश, ये गिफ्ट है किसके लिए? अब देखो गिफ्ट तो मेरे लिए अकेले के लिए भी हो सकता है, हम दोनों के लिए भी हो सकता है, आपके लिए भी हो सकता है, इसमें क्या फर्क पड़ता है? तो ऐसे में हम ऑप्शंस पे डिपेंड हो गए अब, क्योंकि थॉट के अकॉर्डिंग तो वहां कुछ भी लिखा जा सकता है। अगर मैं लिखता कि रवि एंड आई आर फ्रेंड्स, हम दोनों दोस्त हैं, पर ये गिफ्ट मेरे लिए ही है या ये गिफ्ट उसी के लिए है, तो लेकिन हम ऑप्शंस पे डिपेंड हो गए हैं। और आप देखो वर्ब के बाद इज एक वर्ब है, तो वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, और प्रीपोजिशन के बाद भी ऑब्जेक्ट आता है। तो यानी वी को सब्जेक्टिव वर्ड माना गया है, अस को ऑब्जेक्टिव माना गया है, आई को सब्जेक्टिव वर्ड माना गया है, हमारे मी को ऑब्जेक्टिव वर्ड माना गया है, शी सब्जेक्टिव वर्ड होता है। एक ही ऑब्जेक्टिव वर्ड मिला तो आंसर क्या बन जाएगा? डी। हमारे लिए की बात हो रही है यहां पे, अस आना चाहिए यहां पे। अब ध्यान दे, लास्ट क्वेश्चन है,
रीअरेंज द गिवन फ्रेजेस टू फॉर्म अ मीनिंगफुल सेंटेंस। याद है ऐसे को क्या बोलते हैं? पैराजंबल। सेंटेंस को रीअरेंज करना पड़ता है हमें, यह भी हमारे पेपर में आता है कि जहां सेंटेंस को रीअरेंजमेंट करना पड़ेगा आपको। ध्यान से सुन लीजिए, आपके सैनिक स्कूल के 6 लेवल के पेपर में यह आएगा। आपको क्या करना होगा? एक ही सेंटेंस के पार्ट्स को एक सेंटेंस की फॉर्म में लिखना होगा। ध्यान से सारे ऑप्शन पढ़ लीजिए और देखते हैं सबसे पहले क्या आना चाहिए। फॉर्मेशन देखो, थोड़ा पता होना चाहिए कि एक सेंटेंस की फॉर्मेशन में सबसे पहला वर्ड क्या यूज करते हैं हम? हमेशा सब्जेक्ट को यूज करते हैं। फिर अगर कोई हेल्पिंग वर्ब लिखी है तो उसको यूज कर लीजिए आप। हेल्पिंग वर्ब अगर आपको लगता है कि कोई लिखी है इज, एम, आर, वॉज, वर, उसको आप यूज कर लीजिए। नहीं फिर आप सीधे वर्ब को यूज कर लीजिए, और वर्ब के बाद फिर ऑब्जेक्टिव पार्ट जिसमें प्रीपोजिशन लिखा हो या ना लिखा हो, ऐसे पार्ट्स हम जोड़ते हैं। स्टार्ट हमेशा सब्जेक्ट से करते हैं और आप बाद में ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ध्यान से देखें तो ड्यूरिंग विंटर कोई सब्जेक्ट नहीं है। हॉट सूप भी बन सकता है सब्जेक्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि इसमें है। पीपल लाइक टू ड्रिंक, तो यहां तो लाइक टू ड्रिंक, पीने का काम कौन कर रहा है? पीपल, तो पीपल सब्जेक्ट हुआ ना। डूअर इज कॉल्ड सब्जेक्ट, जो सेंटेंस में एक्शन को करता है वही सब्जेक्ट होता है। तो स्टार्ट तो मुझे किससे करना चाहिए? सी से करना चाहिए। और मैं ऑप्शन चेक करूंगा कि पहले सीक्वेंस क्या दिया हुआ है मुझे। ये सारे सीक्वेंस देखिए यहां पे रैंडमली ऊपर नीचे लिखे हैं आप इसको एक करेक्ट सीक्वेंस में लिखेंगे कि विच वन इज फर्स्ट ऑप्शन, विच वन इज सेकंड ऑप्शन। कुल मिला के आपको बनाना तो एक सेंटेंस ही है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना है। तो सब्जेक्ट से स्टार्ट करना पसंद करेंगे। डी, बी, सी और डी तो गलत हो गए। डी से स्टार्ट नहीं कर सकते, ए से स्टार्ट नहीं कर सकते। अच्छा, सी के बाद क्या आना चाहिए? पीपल क्या करते हैं? लाइक करते हैं, तो इसका मतलब मुझे क्या लगाना चाहिए? डी। देखो दिख रहा है आपको ए ऑप्शन में, बिल्कुल सही है। अगर हम बी से कनेक्ट करते हैं कि पीपल हॉट सूप, ना 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 ना, हमसे ना हो पाएगा, ये तो गलत है बिल्कुल। ऐसा नहीं करना, इसलिए आंसर क्या बनेगा हमारा? ए बनेगा। ओके, तो आज आपने 15 क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं जो आपके पेपर में आते हैं, और मैं चाहता हूं आप ध्यान से देखिए कि कितना आपका स्कोर आया है। एक क्वेश्चन आपको याद होगा कि आपका पेपर सैनिक स्कूल का जो आपका पेपर है, आपके इंग्लिश लैंग्वेज के जो क्वेश्चंस आएंगे वो कितने आने वाले हैं? 25 क्वेश्चंस आएंगे। अब 25 क्वेश्चन जो आपके आते हैं वो कितने मार्क्स के होते हैं? आपने देखा 25 क्वेश्चंस है, तो एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का होता है? हमारे 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन बन जाता है। तो ओवरऑल अगर रिजल्ट देखेंगे हम तो हमारा कितना हो गया? अगर हम देखें तो हमारा रिजल्ट निकलता है कि 50 मार्क्स की हमारी इंग्लिश आने वाली है, इंग्लिश लैंग्वेज आने वाली है। और आई होप कि आप बड़े अच्छे से पढ़ें और मैं अच्छे से पढ़ाऊं, तो मुझे नहीं लगता आपका स्कोर इसमें कटना चाहिए। बिल्कुल आपका फुल स्कोर आ सकता है। इंग्लिश एक ऐसा लैंग्वेज है जिसमें फुल स्कोर भी किया जा सकता है। ग्रामर सीखनी है और आपको वोकैब थोड़ा करना पड़ेगा, अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, और साथ साथ पैसेज का भी हम ध्यान रखेंगे। तो आपके देखो 15 क्वेश्चन मतलब 30 मार्क्स का मैंने आपको टेस्ट दिया। अपना लेवल टेस्ट कर लीजिए और फिर हम नेक्स्ट क्लास में एक टॉपिक उठाएंगे। पहले मैं स्टार्ट करूंगा सेंटेंस से, क्योंकि मैं सेंटेंस के टाइप सिखाऊंगा, क्योंकि सेंटेंस के टाइप्स के क्वेश्चन आते हैं। फिर उस तरह से पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरफ मूव करेंगे, 1 बाय 1 करके टॉपिक को पढ़ेंगे, ठीक है ना। बड़े ध्यान से मैं क्वेश्चंस रखूंगा, उसके लॉजिक समझाऊंगा और मेरे चीज़ों को फॉलो करते हुए आप आंसर बनाने की कोशिश करना। फिर दोबारा से वैसा ही क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। अपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, कॉपी साथ में रखें, और जो जो आपको पढ़ाया जाता है उसको बड़े अच्छे से आप डिटेल में नोट करते रहना। तो मुझे लगता है आज की क्लास इतने ही करते हैं, आज इतना पढ़ते हैं, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे फिर से। टिल देन गुड बाय, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।